पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं और 2 दिसंबर हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 हिंदी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 2 दिसंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 2 दिसंबर को हिंदी के पेपर में आप पूरे 70 नंबर फोड़ सकते हैं। पूरे 70 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं आपको अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या आपको 11 दी गई है, यानी टोटल 11 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं पेपर में। और पेपर में कुल प्रश्न हैं आपके वो है 4 और जो टाइमिंग है, समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में आपको हिंदी का ये पूरा पेपर हल करना है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 2 दिसंबर हिंदी के पेपर में पूरे 70 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं, पूरे 70 नंबर अगर आपको अचीव करने हैं तो हिंदी का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है, आपकी हिंदी का पेपर है जो आपके 2 दिसंबर को होने वाला है। अगर आप 2 दिसंबर को अगर आपको हिंदी के पेपर में पूरे 70 नंबर अगर लाने हैं तो हिंदी का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। हिंदी पेपर का कोड आप देख सकते हैं 901, ये आपके हिंदी पेपर का कोड है और ये सीरियल नंबर दे रखा है आपको 134496, जिसको आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर सामान्य अनुदेश आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र की पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है। तो पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट दिया गया है आपको कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर आपको एक साथ में लिखने हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 है आपके निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 के अंदर आपको पद्यांश दिया गया है, अपठित पद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर आपको पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके आपको उत्तर देने हैं। तो टोटल 6 नंबर का है और इसमें 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। संख्या 1 के अंदर आपको अपठित पद्यांश दिया गया है जिसको आपको सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर आपने अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया तो इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है, तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, मनमोहक मकरंद की पंखुड़ियां क्यों खोल दी। तो सबसे पहले इस अपठित पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में इसमें आपको जो प्रश्न दिए गए हैं जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि पुष्प शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गंध है, मकरंद है, फूल है और मनमोहक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके, इसका सही उत्तर आपके 6 ऑप्शन होगा, यानी पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपके फूल होगा। तो 6 ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, सही करना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि अपकार का विलोम शब्द होगा। तो ए ऑप्शन में है वाचालता, बे ऑप्शन में है उपकार, से ऑप्शन में है वातावरण और दे ऑप्शन में है आपके बुराई। तो इसका सही उत्तर आपके बे ऑप्शन होगा, यानी अपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, उपकार होगा। तीसरा प्रश्न है आपके इस काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसके लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा तो मैं बता रहा हूं, साथ साथ में आप लिख लेना। जीवन का आदर्श उद्देश्य, जीवन का आदर्श उद्देश्य, या फिर आप लिख सकते हैं पुष्प और कली का संवाद, पुष्प और कली का संवाद। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके फूल क्या कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, फूल है वो क्या कर रहा है, फूल अपनी खुशबू और मकरंद को बिखेर कर वातावरण
वातावरण को सुगंधित कर रहा है। फूल क्या कर रहा है? फूल अपनी खुशबू और मकरंद को बिखेर कर वातावरण को क्या कर रहा है? सुगंधित कर रहा है और दूसरों के लिए त्याग कर रहा है। ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है, कली फूल से क्या कहती है? तो कली है वो फूल से क्या कहती है? कली फूल से कहती है कि मकरंद और सुगंध को बिखारने का क्या लाभ है, कि मकरंद और सुगंध को बिखारने का क्या लाभ है, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार आदर्श जीवन कैसा होता है? तो कवि के अनुसार आदर्श जीवन वह है जो दूसरों के लिए जिया जाए। आदर्श जीवन क्या है? कवि के अनुसार आदर्श जीवन वह है जो दूसरों के लिए जिया जाए। जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि औरों के लिए त्याग और उपकार है वो करना चाहिए। तो ये आपको टोटल 6 क्वेश्चन आपके फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए थे, तो इनका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, साथ साथ में आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये अपठित गद्यांश दे रखा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम क्या है? साहित्य है। ओके, और सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती हो तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। तो पहले प्यारे बच्चों, ये आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको केयरफुली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर हैं वो आप आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है, ज्ञान राशि से संचित कोश का ही नाम क्या है? और रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो ए ऑप्शन में मर्यादा है, ब ऑप्शन में सभ्यता है, स ऑप्शन में असभ्यता है और द ऑप्शन में साहित्य है। तो इसका उत्तर देख सकते हैं आप, ऊपर की फर्स्ट लाइन के अंदर ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम क्या है? साहित्य है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? सही होगा, द ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गद्यांश है उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि यदि किसी भाषा का अपना निज का साहित्य नहीं है तो वह किसके समान है? रूपवती भिखारिन के समान है। तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से, यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती है तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर ए ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको देने हैं। नेक्स्ट है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो इसका उचित शीर्षक क्या होगा? आपके साहित्य का महत्व है, साहित्य का महत्व है। उसके बाद में ये 3 क्वेश्चन है, इनका आंसर है वो आपको गद्यांश में मिल जाएगा। तो गद्यांश को आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में देखिए खंड ब आपको दिया गया है और इसमें प्रश्न संख्या 3 है आपकी, कि दिए हुए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 250 शब्दों में क्या निबंध है वो लिखना है। 4 नंबर का है। तो इसमें पहला दे रखा है कि समाज में नारी का स्थान। अगर आप ये निबंध तैयार करते हैं, इसको आप लिखेंगे, तो इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं, इन 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। उसके बाद में दूसरा है आपके पर्यावरण प्रदूषण दे रखा है। तीसरा है आपके विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व है। तो किसी एक विषय पर आपको निबंध है वो लिखना है। 4 नंबर प्रश्न दे रखा है, सीता और गीता के मध्य प्रश्न पत्र को लेकर क्या संवाद हुआ वो आपको लिखना है। इसके अथवा में प्रश्न है आपके कि आप रामसिंह बालोत्रा निवासी किशन नामा है, जोधपुर में अध्ययनरत अपने छोटे भाई हार्दिक को पत्र लिखकर अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं नियमित रूप से अध्ययन करने की सलाह दीजिए। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न दे रखा है आपको, अपने विद्यालय में आयोजित हरियाणा राजस्थान या हिंदी दिवस समारोह के आयोजन पर 100 शब्दों में आपको एक प्रतिवेदन रिपोर्ट है वो लिखना है। उसके बाद में देखिए खंड स दे रखा है और खंड स के अंदर 6 प्रश्न दिए गए हैं, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्नों में सही उत्तर का वर्णाक्षर कोष्टक में आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से जड़ शब्द का विलोम है। तो जड़ शब्द का विलोम आपको बताना है। पेड़ और ब ऑप्शन में संसार है, स ऑप्शन में चेतन है और द ऑप्शन में आपको घर दे रखा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चेतन होगा। यानी जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? चेतन होगा।
दूसरा प्रश्न है आपके, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन में कटक है, बी ऑप्शन में भानु है, सी ऑप्शन में कर है और द ऑप्शन में विश्व है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा यानी भानु। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, अत्याचार शब्द है, इसमें उपसर्ग है। तो ए ऑप्शन में अत, बी ऑप्शन में अत्य, सी ऑप्शन में अति और द ऑप्शन में अति। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक में छोटी मात्रा है, एक में बड़ी मात्रा है। तो यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा आपके स ऑप्शन यानी अति। उसके बाद में 4 नंबर है कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है काला। ये काला यानी घोड़ा है वो तेज तो दौड़ता है, लेकिन घोड़ा कैसा है, काला है, यानी गुणवाचक होगा। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा आपके, गुणवाचक। बे ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न है, उस जगह पर बच्चे खेल रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा परसर्ग है। तो यहाँ पर देखिए द ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा यानी अधिकरण। पांचवा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके द वाला ऑप्शन होगा। और छठा प्रश्न है, वाक्य में ने परसर्ग किसके साथ आता है। तो ए ऑप्शन में कर्ता, बे ऑप्शन में कर्म, स ऑप्शन में करण, द ऑप्शन में अपादान। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ए ऑप्शन यानी कर्ता। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न दे रखा है आपको कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको संक्षिप्त शब्दों में देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, 1 नंबर के हैं, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा आपके, रिश्वत देना। क्या होगा, रिश्वत देना। दूसरा है, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यह काम हमारे लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, यह आप लिख सकते हैं। तीसरा है, सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक ही विषय हो, एक ही क्रिया हो और एक ही उद्देश्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य। 4 नंबर है, संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण आप लिख सकते हैं कि राम स्कूल गया और श्याम घर पर रहा। राम स्कूल गया और श्याम घर पर रहा, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 5वां है, इस जल प्रलय में पाठ में मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो तरल दूत किसे कहा गया है, बाढ़ के पानी को। किसको कहा गया है, बाढ़ के पानी को। 6ठा है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं मलेरिया, हैजा, टाइफाइड और डायरिया। ओके, और 7वां प्रश्न है, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती, यह बात किसने और किसको कही थी। यह बात लेखिका की माँ ने चोर से कही। यह बात लेखिका की माँ ने चोर से कही थी, यह आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में देखिए खंड द दे रखा है। खंड द के अंदर आपको लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को 2 बैलों की कथा कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। दूसरा है, शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, लहासा की और पाठ के आधार पर इस कथन का आशय बताइए। तीसरा है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन। तर्क देकर उत्तर स्पष्ट करना है। 4 नंबर है, सांवले सपनों की याद पाठ में आपको क्या प्रेरणा मिलती है। 5वां है, प्रेमचंद या सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय दीजिए। 6ठा प्रश्न है, कबीर के अनुसार इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। 7वां प्रश्न है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं से कवियत्री का क्या अभिप्राय है, यह आपको स्पष्ट करना है। और 8वां प्रश्न है, स्वांग किसे कहते हैं। 9वां प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। और 10वां प्रश्न है, ग्राम श्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। 9वां प्रश्न है, सारा शहर जगा हुआ है, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने इसका क्या रीजन बताया है, क्या कारण बताया है। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको विस्तार से देने हैं। तो प्रश्न संख्या 9 है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विस्तार से आपको विचार व्यक्त करना है। 11वां प्रश्न है, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर आपको प्रकाश डालना है। तो टोटल 11 क्वेश्चन है पेपर में आपको दिए गए हैं। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।